हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में महाजनपद और मगध के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में स्टडी किया और इन टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। फ्रेंड्स, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वह 3500 बीसी से 1500 बीसी का था। वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी का था। अगर हम बात करते हैं 600 बीसी का, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्टडी किया, और अब हम लोग महाजनपद मगध के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म जब अपने पीक पर था, तब उस वक्त बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर को कंपाइल किया जा रहा था। उन्हीं लिटरेचरों के माध्यम से इस सेंचुरी के यानी 600 बीसी के महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की, यह एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अगर हम बात करते हैं भगवती सूत्र की, यह एक जैन लिटरेचर है। इन दोनों लिटरेचर के माध्यम से यह पता चलता है कि 600 बीसी के दौरान 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न यह उठता है कि महाजनपद क्या होता है, जनपद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक टेरिटोरी, एक एरिया, क्षेत्र, जिसको एक किंग रूल कर रहा हो, इसके पास आर्मी हो, तो इस टेरिटोरी को राज्य कहा गया। इस टेरिटोरी को राज्य कहा गया और इसी राज्य को जनपद, जब बहुत 2 3 4 जनपद मिलकर के बड़ा टेरिटोरी बन गया तो उसको महाजनपद कहा गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सेंचुरी के महाजनपद की बात करेंगे तो वह है मगध। तो फ्रेंड्स, महाजनपद को स्टडी करने से पहले जो उस वक्त 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको हम लोग एक नजर देखते हैं। फ्रेंड्स, उस वक्त के महाजनपद और उनके कैपिटल और आज का उनका नाम क्या है, यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि अंग, जिसका कैपिटल चंपा था, आज का मुंगेर और भागलपुर का रीजन है, जो कि बिहार में है। अभी हम लोग कुछ देर में इन सारे लोकेशन को मैप पर भी देखेंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरे महाजनपद की, तो मगध, जिसका कैपिटल ग्रीवराज राजगीर था, आज का जो जगह है बिहार में, गया और पटना के पास है। अगर हम बात करते हैं काशी, जिसकी कैपिटल काशी ही थी, आज बनारस के नाम से जाना जाता है। वत्स, जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी, आज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। यह वही इलाहाबाद है जहां आज कुंभ चल रहा है। अगर हम अन्य महाजनपद की बात करते हैं तो उनमें है कोशाल, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, आज का ईस्टर्न यूपी का एरिया है। सौरसेना, जिसकी कैपिटल मथुरा थी, आज भी मथुरा के नाम से ही जाना जाता है, जहां पर फेमस वृंदावन है।
अगला जो महाजनपद है पंचाल, जिसका कैपिटल काम्पिल्य आज के वेस्टर्न यूपी में एग्जिस्ट करता है। कुरु, जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्था आज का मेरठ का एरिया है, जो कि ईस्टर्न हरियाणा में देखने को मिलता है। मत्स्य महाजनपद, जिसका कैपिटल विराटनगर था, आज का जयपुर है। फ्रेंड्स, मत्स्य टर्म से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं तो चेदी महाजनपद है, जिसका कैपिटल बांडा, जो आज के बुंदेलखंड रीजन में एग्जिस्ट करता है। अवंती, जो कि जिसका कैपिटल उज्जैन महिष्मती था, आज के मध्य प्रदेश मालवा रीजन में एग्जिस्ट करता है। गंधार, जिसका कैपिटल तक्षशिला, आज का रीजन रावलपिंडी। कंबोज, कैपिटल पोंचा, आज का राजौरी हजारा, जो कि कश्मीर में एग्जिस्ट करता है। असमक, जिसका कैपिटल प्रतिष्ठान पैठान, जो कि बैंक ऑफ गोदावरी रिवर गोदावरी के किनारे एग्जिस्ट करता था। वज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली था और आज भी इसका नाम वैशाली ही है, जो कि बिहार में एग्जिस्ट करता है। मल, जिसका कैपिटल कुशीनारा था, जो आज का रीजन देवरिया उत्तर प्रदेश का है। तो फ्रेंड्स, ये 16 महाजनपद को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इनको हम मैप के थ्रू देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन लोकेशन को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इन महाजनपद को हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। जैसे कि अंग, जिसका कैपिटल चंपा था, अंग जिसका कैपिटल चंपा था। मगध, जिसका कैपिटल राजगृह था। वज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली था। ये तीनों का तीनों रीजन ईस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, और यह रीजन बिहार का एरिया है। अगर हम सही से देखें तो यह रीजन बिहार का एरिया है। अगर हम बात करते हैं थोड़े और वेस्ट की, मल, जिसका कैपिटल कुशीनारा था। काशी, जो आज बनारस के नाम से जाना जाता है। वत्स, जिसका कैपिटल कौशांबी था। सूर्यसेना, मत्स्य, जिसका कैपिटल विराटनगर था, आज जयपुर का एरिया है, यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं गंधार, जिसका कैपिटल तक्षशिला था। कंबोज, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, एंशिएंट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता था। अवंती और अशमक। फ्रेंड्स, इसको हम मैप के थ्रू याद रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको बताया, जो 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे, उनमें सबसे पावरफुल मगध हुआ। कैसे हुआ ये मगध सबसे पावरफुल? तो थ्रू वार, थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस यानी जो मगध से कमजोर जनपद थे, उनको हरा करके या उनसे शादी समझौता करके अपने आप को, अपने टेरिटरी को बड़ा किया। और यह पावरफुल मगध
लगभग 400 साल तक पावर में बना रहा, जो कि 6th सेंचुरी से लेकर के 2nd सेंचुरी बीसी तक रहा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मगध में रूल करने वाले जो डायनेस्टी थे वे थे हरियाणा, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, सुंगा, कानवा। फ्रेंड्स, ये डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। एग्जाम में कभी कभी क्रोनोलॉजी में और अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा डायनेस्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार थे। बिंबिसार बिंबिसार थे। इन्होंने 546 में हरियाणा डायनेस्टी का स्थापना किया। अगर हम बात करते हैं बिंबिसार के कंटेम्पोररी, यानी जब बिंबिसार रूल कर रहे थे तो इनके समकालीन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे, तो उनमें से थे एक बुद्धा, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया। ये बिंबिसार बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि इनके फॉलोअर बन गए और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिए। हरियाणा डायनेस्टी को जब बिंबिसार रूल कर रहे थे तब इसका कैपिटल राजगीर था। बिंबिसार का जो बेटा था उनका नाम अजातशत्रु था। इस अजातशत्रु ने बिंबिसार को किल किया और किल करने के बाद थ्रोन को हासिल किया और अपने किंगडम को और एक्सपेंड किया। कैसे? तो बिल्कुल अपने फादर के रास्ते पे चल के, थ्रू वार एंड मैट्रिमोनियल अलायंस। अगर हम अजातशत्रु की अचीवमेंट की बात करते हैं तो अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनेज किया था। अजातशत्रु का जो बेटा था वह था उडाइन। इन्होंने भी जब अजातशत्रु को सक्सीड किया तब यह कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किए और उडाइन हरियाणा डायनेस्टी के लास्ट रूलर बने। उडाइन को किल किए शिशुनाग। ये जो शिशुनाग है यह एक वायसराय की तरह काशी में थे। शिशुनाग ने उडाइन को किल किया और हरियाणा डायनेस्टी को खत्म किया। इसके बाद से शिशुनाग डायनेस्टी चला। शिशुनाग ने टेम्पोरली वैशाली में कैपिटल रखा। टेम्पोरली वैशाली में कैपिटल रखा। शिशुनाग का जो बेटा था, सक्सेसर था, वह था काल अशोक। और काल अशोक की अचीवमेंट यह है कि इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनेज दिया और इन्होंने परमानेंटली कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं तो काल अशोक जो कि क्षत्रिय थे, इनके 10 बेटे थे और इनके अंदर में महापद्मानंदा वर्क कर रहे थे। ये महापद्मानंद ने इन 10 लड़कों को, इनके 10 बेटों को किल कर दिया और नंद डायनेस्टी का स्थापना किया। यानी जो नंद डायनेस्टी है ये महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया। फ्रेंड्स, महापद्मानंद को डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं
कुछ इंस्क्रिप्शन की, तो उनमें है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में नंदा ने जब कालिंग को कंक्विस्ट किया था उसको मेंशन किया हुआ है। इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पे अशोक के बारे में भी मेंशन है। फ्रेंड्स, महापद्मानंद का बेटा धनानंद था और यह धनानंद लास्ट रूलर बना नंदा डायनेस्टी का। फ्रेंड्स, मगध इतना पावरफुल कैसे बना? तो इसका कुछ कारण है, जैसे कि ज्योग्राफिकल एडवांटेज। जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, यानी 1000 से 500 बीसी की, तो इस पीरियड में आयरन इन्वेंट हो चुका था और आयरन से बना हुआ वीपन लार्ज अमाउंट में टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा था। तो जो गंगा, यमुना, जो जिसको हम दोएब रीजन कहते हैं, जो कि बहुत ही फर्टाइल रीजन है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, तो मगध इस फर्टाइल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसके फर्टाइल होने के कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे से हो रही थी, जो भी प्रोडक्ट थे वो सरप्लस में हो रहे थे। एक तो यह रीजन था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं राजगीर, यह 5 हिल से सराउंड है। पाटलिपुत्र जो गंगा, गंडक, सोन, घग्गरा इन रिवर से सराउंडेड है। ये रिवर एक वाल की तरह काम कर रहे थे। ये हिल भी एक वाल की तरह काम कर रहे थे, जो दूसरे किंग को वार से बचा रहे थे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो मिलिट्री इनोवेशन। आयरन के आने से वेपन मजबूत हुआ और मगध का जो मिलिट्री था वह पावरफुल हुआ। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। इस जनपद महाजनपद के पीरियड में, 600 बीसी के पीरियड में, कुछ फॉरेन इन्वेडर ने भी इंडिया पर इन्वेड किया, जैसे पर्सिया ने, जैसे अलेक्जेंडर ने। तो सबसे पहले हम इन्वेजन ऑफ पर्सिया को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टर्म पर्सिया है, आज के ईरान को कहते हैं। ये पर्सिया ने इंडिया को कन्क्वेस्ट करने की कोशिश किया। तो इस पर्सिया के जो किंग थे साइरस, इसने 550 बीसी में, जो कि बिंबिसार के कंटेम्पोररी थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन पार्ट में अटैक किया और इंडस रिवर के करीब तक पहुंच गया। कौन? तो किंग साइरस इंडस रिवर के करीब तक पहुंच गया। अब हम बात करते हैं साइरस के बाद का, तो डैरियस की बात करते हैं। यानी डैरियस वन, जो साइरस का ग्रांड सन था, यह साइरस के द्वारा जो टेरिटरी गेन की गई थी उसको और एक्सटेंड किया। यानी इंडिया के पंजाब सिंध रीजन तक एक्सपेंड किया। अगर हम पर्सियन के नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं तो वह है जेरस। यह डैरियस का सक्सेसर है। जब जेरस इंडिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त इसको ग्रीस के अगेंस्ट वार लड़नी पड़ी और इस वार में वह इवेंचुअली डिफीट हो गया,
हार गया। इस प्रकार से जो पर्सिया का इन्वेजन था वह इंडिया के पंजाब सिंध रीजन तक ही रिस्ट्रिक्ट रहा। अगर हम आगे मूव करते हैं तो पर्सिया जब इन्वेड किया तो कुछ इफेक्ट भी पड़ा होगा। अगर हम उस इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट है कि इंडो ईरानियन ट्रेड और कॉमर्स बूस्ट हुआ। कैसे बूस्ट हुआ? तो वहां के ट्रेडर्स इंडिया को रीच किए, अपने गुड्स को सेल किए, यहां के गुड्स को परचेज करके पर्सिया ले गए। अगर हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं तो वह है स्क्रिप्ट की। वह है खारोष्टी स्क्रिप्ट। यह जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है यह राइट टू लेफ्ट लिखी गई होती है और इस स्क्रिप्ट पे अशोका इंस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। इस स्क्रिप्ट में अशोका इंस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। अगर हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो आर्ट, यानी इंडियन आर्ट पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे कि मोनोलिथिक पिलर पे आर्ट बना। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं एक दूसरा इन्वेजन जो कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। फ्रेंड्स, ये जो अलेक्जेंडर है ना, ये पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहता था। यह इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन से इंडिया के बारे में सुन करके इतना प्रभावित हुआ कि इंडिया की तरफ मूव किया। इसको ऐसा लगा कि इंडिया के बाद इंडिया के ईस्ट में सिर्फ पानी ही पानी है, उसके बाद कोई लैंड नहीं है। यानी अगर वह इंडिया को जीत लेता है तो वह विश्व विजेता होगा। इन सपनों को लेकर के वह इंडिया को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ा। तो 330 बीसी में अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से चला, डेरियस III को हराया। कौन से बैटल में? तो बैटल ऑफ गॉगीमाला। फ्रेंड्स, ये जो बैटल है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बैटल ऑफ गॉगीमाला किससे रिलेटेड है। हिस्टोरियन हेरोडेटस कहते हैं कि अलेक्जेंडर इंडिया के फैबुलस वेल्थ से प्रभावित होकर के इंडिया की तरफ मूव किया था। डेरियस III को हरा करके खाइबर पास से होकर के इंडस रिवर को क्रॉस करके वह इंडिया में इन किया। जब अलेक्जेंडर इंडिया में इन कर रहा था तो उसको सबसे पहले तक्षशिला के किंग आम्भी से मुलाकात होता है। बात यहां बिगड़ जाती है कि आम्भी तक्षशिला का किंग बिना लड़े अलेक्जेंडर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। एक और राजा होते हैं पोरस। यह जो पोरस किंग है यह अलेक्जेंडर की सोवरेनिटी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और यह अलेक्जेंडर के साथ वार लड़ते हैं। तो लगभग 326 बीसी में एक बैटल होता है और उस बैटल का नाम रखा गया है बैटल ऑफ हाइडस्पस। यह अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में होता है। पोरस अपने छोटे से आर्मी से अलेक्जेंडर से लड़ते हैं पूरे बल के साथ। हालांकि अंत में पोरस हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर पोरस की तारीफ करता है और पोरस को अपने अंदर में ही किंग बनाता है। इस प्रकार से अलेक्जेंडर बियास रिवर तक पहुंचता है। फ्रेंड्स, जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था, यानी जो साइरस ने इन्वेड किया था,
वह इंडस रिवर तक पहुंचा था। कहां तक पहुंचा था फ्रेंड्स? वह इंडस रिवर तक पहुंचा था। और जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया तो वह ब्यास रिवर तक पहुंचा। यानी कोई भी इन्वेडर पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंचा। अब ब्यास रिवर के आगे अलेक्जेंडर नहीं पहुंच पाया। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि अलेक्जेंडर बहुत दिनों से वार लड़ रहा था, तो उसकी आर्मी जो थी वह टायर्ड हो चुकी थी। उसकी आर्मी जो थी वह होम सिक हो चुकी थी। उसकी आर्मी को घर की यादें सताने लगी थी और अलेक्जेंडर भी थक चुका था। ऐसा बातें सुनने को मिल रही थी कि जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और पाटलिपुत्र की धरती पे जाना भगवान के विरुद्ध जाना होगा। इसलिए अलेक्जेंडर वहीं से मुड़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इन्वेजन किसी टेरिटरी पे होती है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इंपैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन भी हम देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पर्शियन इन्वेजन के इंपैक्ट को देखा। तो सबसे पहला इंपैक्ट ये हुआ कि पहली बार यूरोप और इंडिया के बीच में कांटेक्ट हुआ। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1498 में पोर्तुगीज हमारे इंडिया में आए थे। वो यूरोपियंस थे। इससे पहले हजारों साल पहले बीसी में अलेक्जेंडर आया था। वह पहला यूरोप और इंडिया का कांटेक्ट था। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी ग्रीक आर्ट इंडियन कल्चर पे इंपैक्ट डाला। अगर हम अगला इंपैक्ट बात करते हैं तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी जो मगध एम्पायर था वह और सजग हो गया। अलेक्जेंडर के कारण जो दूसरे टेरिटरी थे वह मगध की तरफ मूव किए और लेटर ऑन जो धनानंद था यह कौटिल्य जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके धनानंद को हरा दिया गया और बाद में यहां पे मौर्य एम्पायर एग्जिस्ट हुआ, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने महाजनपद, हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पर यूपीएससी ने 1997 में एक क्वेश्चन पूछा, द फॉलोइंग मैप shows 4 of the 16 महाजनपद that existed in ancient India। और इस मैप पर उस महाजनपद को इस ब्रैकेट में दिया गया है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको ये जो मार्क प्लेस है ए बी सी डी, ये प्लेस कौन हो सकते हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आप इसको 30 सेकेंड तक पॉज कीजिए, अपने से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर देता हूं, होगा सी। कैसे फ्रेंड्स? तो मैंने आपको मैप में दिखाया था कि जो मत्स्य था, मत्स्य जिसका कैपिटल विराटनगर था, आज के जयपुर है, आज का जयपुर है। तो मत्स्य शुरू होगा, फिर उसके बाद अवंती जो कि आज के मध्य प्रदेश मालवा में है।
फिर उसके बाद वत्स और अंगा जिसका कैपिटल चंपा है। तो अंगा, वत्स जिसका कैपिटल कौशांबी था, अवंती जिसका कैपिटल माहिष्मती था, और मत्स्य जिसका कैपिटल विराटनगर था। तो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली मोस्ट पावरफुल सिटी। यहां पूछ रहा है मोस्ट पावरफुल सिटी ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में मोस्ट पावरफुल सिटी कौन था? गंधार। भाई इसका जो राजा था आम्भी, ये अलेक्जेंडर के सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पावरफुल कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। कंबोज, काशी, मगध। मगध डिफीट नहीं हुआ अलेक्जेंडर से, यानी उस वक्त सबसे पावरफुल सिटी अगर इन दिए गए ऑप्शन में से कोई होगा तो वह होगा मगध। तो फ्रेंड्स, हम मगध को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यह कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विथ द लाइफ ऑफ बुद्धा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बुद्धा के बारे में स्टडी किया था, इस लेक्चर में महाजनपद के बारे में स्टडी किए हैं। तो पिछले लेक्चर इस लेक्चर को कंबाइन करके यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है अवंती, गंधार, कोशाल, मगध। इसको 30 सेकेंड पॉज कीजिए और आप आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर हम बात करते हैं अवंती, तो अवंती कहां है? लेट सपोज ये नहीं आता है आपको। बात करते हैं गंधार, बात करते हैं गंधार की। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका राजा था आम्भी, इसका कैपिटल था तक्षशिला, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। कहां है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। अगर हम बुद्धा की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो इनका जो लोकेशन था यह मगध में ज्यादा था। सारनाथ से लेकर के मगध में ज्यादा था। तो अगर हम बात करते हैं गंधार, तो गंधार को कैंसिल करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को यदि हम कैंसिल करते हैं तो ए ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, बच गया सी और डी। इस दोनों में 3 और 4 कॉमन है, यानी कोशाल और मगध, ये दोनों कॉमन है। और आंसर भी फ्रेंड्स यही होगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे उनका जो रीजन था वो लगभग यूपी और बिहार में ही एग्जिस्ट कर रहा था। फ्रेंड्स, अभी तक के लेक्चर के अनुसार हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन बनाया वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हम अगले लेक्चर में जो अभी तक पढ़े हैं वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और ऐसे लेक्चर लेकर के आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।